हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम हीट इंजन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है और खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो हमें हीट इंजन को बहुत डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो यहाँ पर हमारे 12th के सिलेबस में इसको इंक्लूड किया है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अवर थर्मोडायनेमिक्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट इंजन। बेसिकली कोई भी इंजन क्या होता है, ये ऐसा डिवाइस है ना जो ड्राइव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेट्रोल इंजन है तो कार को ड्राइव करते हैं, डीजल इंजन से जो ट्रक को ड्राइव करते हैं ना, उसके साथ साथ सीएनजी इंजन्स भी होते हैं, स्टीम इंजन्स होते हैं जो पुराने जमाने में ट्रेन को ड्राइव करने के लिए यूज होते थे। अब अगर बात करें हीट इंजन की तो ये क्या है, ये ऐसा डिवाइस है जो हीट का यूज करता है टू परफॉर्म सम वर्क। बेसिकली हीट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है वो वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो आई कैन राइट हियर हीट इंजन्स, दीज आर डिवाइस और डिवाइसेस, राइट, दैट ट्रांसफॉर्म heat energy partly into work। अच्छा, पार्टली इंटू वर्क क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंजन लेता है अपने काम के लिए, वो सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है। कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लीक हो जाती है या आप कह लीजिए एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया आउट ऑफ टोटल हीट सम अमाउंट ऑफ हीट ओनली विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड वर्ड पार्टली हियर। नाउ एक बात आपको याद रखना है, कोई भी हीट इंजन जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस पर काम करता है। किस पर काम करता है? साइक्लिक प्रोसेस। अब जो कोई भी थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है, उस साइकिल के अंदर कई तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल आइसोकोरिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, है ना। तो कई तरीके के प्रोसेस से मिलकर एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनती है, और ये जो हमारा हीट इंजन है वो भी पूरे एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही वर्क करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हीट इंजन के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बारे में बताइए कि कोई भी एक हीट इंजन है वो मेन 3 एलिमेंट से बनता है। जैसे उसका सबसे पहला एलिमेंट है, इट इज कॉल्ड एज सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज सिस्टम। जब भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे गैस को क्या कंसिडर कर रहे थे? सिस्टम कंसिडर कर रहे थे। यही सिस्टम हमारा होता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल जो आपका पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर क्या हो गया? हमारा वर्किंग सब्सटेंस हो गया। उसी के सहारे से इंजन आगे चलेगा। फिर सेकंड क्या है एलिमेंट? आवर सेकंड एलिमेंट इज सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली। सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली। अब चाहो तो आप असेंबली लिखिए, वरना छोड़ दीजिए। सिलेंडर एंड पिस्टन। थर्ड क्या है? थर्ड एलिमेंट इज हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिस्टम लेंगे, चाहे वो पेट्रोल और एयर हो या फिर डीजल एयर हो। फिर उसे किस में एनक्लोज करेंगे? सिलेंडर एंड पिस्टन असेंबली में, जैसे इसके पहले प्रोसेसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे किया था। और फिर वहां पर सिस्टम हमारा वर्क डन करेगा, और वर्क डन होगा इन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं रिजर्वायर। फॉर एग्जांपल वाटर रिजर्वायर, तो जैसे तालाब हो गया, समंदर हो गया, या आपका जो डैम होता है वो रिजर्वायर होता है, क्योंकि वहां पर लार्ज क्वांटिटी में वाटर स्टोर करके रखते हैं। रिजर्वायर की खासियत क्या है? अगर आप रिजर्वायर से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या चीज को थोड़ा सा निकाल लेते हो तो भी रिजर्वायर को फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए हमारा सी है, सी से अगर आप बाल्टी भर पानी निकाल भी लोगे तो सी की लेवल कम ज्यादा होगी क्या? नहीं होगी। तो सी एक रिजर्वायर है। अब हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर से क्या मतलब है? अगर मान लीजिए मैं हॉट रिजर्वायर मतलब कोई एक ऐसी चीज ले रहा हूं जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उससे अगर आप थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो उस रिजर्वायर के टेम्परेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है तो थोड़ी सी हीट एक्सट्रैक्ट करने पर भी उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कोल्ड रिजर्वायर मतलब फॉर एग्जांपल हमारा एटमॉस्फेयर। अगर मान लीजिए आपने कोई एक चीज जला दी है ना, तो मोमबत्ती जला दी या कैंडल जलाते हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज होता है? नहीं। अगर वो पहले 20 डिग्री सेल्सियस है तो बाद में भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसका मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक
कोल्ड रिजर्वायर है ना, उसमें अगर आप थोड़ी सी हीट सप्लाई कर भी दोगे तो भी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट्स द आइडिया बिहाइंड हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। अब हम क्या करेंगे, हीट इंजन का जो बेसिक वर्किंग है विथ रिस्पेक्ट टू अ एनर्जी फ्लो डायग्राम, उसे स्कीमेटिक फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि ये जो आइडिया है वो और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, कोई भी हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में ही हमारा हीट इंजन काम करेगा। और वो कैसे काम करेगा, तो मान लीजिए दिस इज अ हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर। चूंकि ये हॉट रिजर्वायर है तो इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। यहां से हमारा सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। द सिस्टम विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस हॉट रिजर्वायर। अब जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उसका सम अमाउंट विल बी यूज टू परफॉर्म वर्क। अब मान लीजिए ये जो मैंने पाइप ड्रॉ किया है, दिस पाइप रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। आउट ऑफ दैट some amount of heat will be utilized to perform work, right? तो ये W जो है ये वर्क डन है, that will be done by our engine। और some amount of heat, जो remaining amount of heat है, it will be given to the cold reservoir such as atmosphere। so यहाँ पर मैं लिख रहा हूं cold रिजर्वायर। और कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है उसको हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा याद रखना TC विल बी लेसर देन दैट ऑफ TH। कई टेक्स्ट बुक में TC सफिक्स C के बजाय T सफिक्स L भी यूज करते हैं। L का मतलब हो गया लो टेम्परेचर, H इज फॉर हाई टेम्परेचर। एनीवे, अब देखिए यहाँ ये जो टिपिकल पार्ट है ना जिसको मैं सर्कल मार्क कर रहा हूं, दिस पार्ट इज नोन एज हीट इंजन। दिस पार्ट इज नोन एज हीट इंजन, ठीक है। अब देखिए हीट इंजन, उसके जो अंदर सिस्टम है वो हॉट रिजर्वायर से हीट को एब्जॉर्ब करता है। जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसे हम कहेंगे QH। सो QH इज द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। और जो अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज नहीं होगी वर्क डन में, उसे कहा क्या कर दिया जाएगा, उसे कोल्ड रिजर्वायर में या फिर एटमॉस्फेयर में आप कह सकते हैं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाएगी उसे हम कहेंगे Q सफिक्स C। और वर्क डन क्या कहलाएगा, वर्क डन इज एक्चुअली QH, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सिस्टम ने हॉट रिजर्वायर से 100 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया और उसने वर्क डन करने के बाद 60 जूल ऑफ हीट एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। तो बचा कितना था, 40 जूल। और इस 40 जूल का क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आउट ऑफ 100 जूल 40 जूल इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क एंड रिमेनिंग 60 जूल इज गिवन बैक टू द कोल्ड रिजर्वायर या फिर एटमॉस्फेयर। आप जानते हो कि नहीं, हमारा जो पेट्रोल होता है या एयर का मिक्सचर होता है जो इंजन में जाता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ इंजन वर्क डन भी करती है ना, शाफ्ट घूमता है इंजन का। तो इंजन का जो शाफ्ट घूम रहा है या इंजन के कारण जो हमारे व्हील्स घूम रहे हैं, वो हो गया हमारा मैकेनिकल वर्क या फिर वर्क डन। और शाफ्ट तो घूमता ही है, साथ ही साथ इंजन भी गर्म होता है। आप साइलेंसर से देख रहे होंगे जो एग्जॉस्ट गैस बाहर आती है वो भी काफी गर्म होती है। तो ये जो हीट छुपी हुई है एग्जॉस्ट गैस में और साथ ही इंजन की जो पूरी बॉडी गर्म हो रही है, इस फॉर्म में भी हीट को क्या होता है, लॉस होना पड़ता है। तो ये जो हीट का लॉस होना है या हीट लॉस है, यही QC है। और वर्क डन क्या होगा फिर, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब माइनस QC। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रोसेस को हम 3 स्टेप में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्किंग क्या है भैया, कि वर्किंग मेथड या वर्किंग, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा इस पर्टिकुलर हीट इंजन के केस में, तो सबसे पहले आप कहोगे हीट एब्जॉर्प्शन। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन। किसके द्वारा, बाय सिस्टम। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। जब हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो उसे हम QH से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या हो रही है, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन। और ये वर्क डन हमें कैसे पता चलता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC। थर्ड स्टेप क्या है इस वर्किंग में, तो हीट रिजेक्शन।
राइट, और हीट रिजेक्शन इज QC। QC कैसे पता करेंगे, तो QH टोटल हीट एब्जॉर्ब माइनस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज योर QC। ध्यान देने लायक बात यह है कि जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, कहां से, हॉट रिजर्वायर से, तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा हमने बोला था। इसलिए हॉट रिजर्वायर के पर्सपेक्टिव हीट का एब्जॉर्ब होना बाय द सिस्टम ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। क्या बोला मैंने, हॉट रिजर्वायर से जब हम हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए रिजर्वायर के पर्सपेक्टिव ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आगे जब हम कैरनॉट साइकिल पढ़ेंगे, कैरनॉट इंजन की बात होगी, वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से दोहराएंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एनीवे, अब जैसे कि मैंने कहा है ये एक पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, तो अलग अलग साइकिल्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। फिलहाल ये जो स्कीमेटिक हमने ड्रॉ किया है एनर्जी फ्लो का, इसको फिजिकल इंजन के फॉर्म में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूं हमारे ऑटोमोबाइल इंजन का। तो ऑटोमोबाइल इंजन का पहले मान लीजिए दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर हमारा है पिस्टन। ये पिस्टन अटैच होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ, और ये कनेक्टिंग रॉड आगे चल के अटैच होती है क्रैंक शाफ्ट के साथ। जब ये पिस्टन ऐसा रेसिप्रोकेट होगा ऊपर नीचे, तो इसके कारण हमारा जो कनेक्टिंग रॉड है वो इस रेसिप्रोकेटरी मोशन को कन्वर्ट कर देता है रोटरी मोशन में। जैसे मैं आपको एक 3D डायग्राम से यहाँ पर समझा के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है हमारा सिलेंडर, ठीक है, दिस इज द सिलेंडर। इसके अंदर रखा है भाई हमने हमारा पिस्टन, तो दिस इज बेसिकली पिस्टन। इसके अंदर एक होल होता है पिन के लिए। इस पिन के अंदर अटैच है हमारा कनेक्टिंग रॉड। क्या अटैच है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। अब कनेक्टिंग रॉड में नीचे साइड में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्रैंक शाफ्ट को अटैच करने के लिए, और जो क्रैंकशाफ्ट है वो कैसे दिखेगा, दैट विल बी लाइक दिस। ऐसा, ठीक है। और ये जो है यहां पर हम इंजिन्स के रोटेशन को मेजर कर सकते हैं। अब कैसे होगा समझिए, अगर पिस्टन नीचे आता है, इफ पिस्टन गोज डाउन, जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये हमारे इस पर्टिकुलर क्रैंक शाफ्ट को ऐसे गोल घुमाता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे गोल घुमाएगा। जब वो गोल घुमाते जाएगा तो ऑटोमेटिकली शाफ्ट को आपको रोटरी मोशन देखने को मिलेगी। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं कि वो जो स्कीमेटिक हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इस स्कीमेटिक का कैसे यूज होता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां मान लेते हैं हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एयर फ्यूल मिक्सचर को ऐड कर देता हूं। जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल और एयर को मिक्स करके हमने डाल दिया है इस पर्टिकुलर इंजन के सिलेंडर और पिस्टन असेंबली के पास। अब हमारे पेट्रोल इंजन में आप जानते हो, ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है, एक स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क प्रोवाइड करता है। जैसे ही स्पार्क प्रोवाइड होगा, ये जो पर्टिकुलर हमारी सिस्टम है इट विल एब्जॉर्ब हीट। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यही डेल्टा क्यू हीट को मैं लिख रहा हूं क्यू एच। सो क्यू एच इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय अवर सिस्टम। यहाँ ये किस कारण हो रहा है, स्पार्क प्लग के स्पार्क के कारण जो एक्सप्लोजन होगा, उस एक्सप्लोजन के दौरान हम कहेंगे कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, विच इज क्यू एच। अब हम जानते हैं सिस्टम को जब आप हीट देते हो, किसी भी सिस्टम को हीट देते हो, तो सबसे पहले उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और उसके बाद में क्या होता है, वर्क डन होता है। तो मान लीजिए हमारे इस सिस्टम ने क्या किया, इतने अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया एंड इट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के बाद यहां पर्टिकुलरली आप देखोगे तो जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स है दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ पिस्टन। जब ये इस पिस्टन के वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे
तो ड्यू टू दैट द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मूव होने के बाद हम कहेंगे कि भैया पिस्टन का जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यही डिस्प्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो पिस्टन तो हो गया, ये जो हमारा पिस्टन है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया। तो जब ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा तो कनेक्टिंग रॉड जो था ना हमारा, कनेक्टिंग रॉड भी कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पे नीचे आ चुका होगा। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जैसे ही ये नीचे आता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया अगेन हमारी क्रैंक क्या करती है, रोटेट होती है, और रोटेट होने के साथ साथ इस कनेक्टिंग रॉड को यहां से फिर वो ऊपर की दिशा में धकेलने लगती है। जब वो ऊपर की दिशा में धकेला जाएगा तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन विल ऑल्सो मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। ये साइकिल चलते रहती है। ड्यूरिंग दिस हुआ क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो गई, वर्क डन भी स्टार्ट हो गया। वर्क डन के कारण क्या हुआ, पिस्टन नीचे मूव हुआ। जब पिस्टन नीचे आ जाता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही हम क्या कहेंगे, जितना वर्क डन होना था हो गया, फिर भी इस पर्टिकुलर सिस्टम के पास सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बची हुई है। तो ये हीट एनर्जी हमारा जो इंजन है वो एटमॉस्फेयर को दे देता है। कैसे देता है, तो हमारे इंजन की जो बॉडी है वो बॉडी भी थोड़ी वार्म हो जाती है। आपने देखा होगा इंजन गर्म हो जाता है तो हीट क्या कहाँ चली गई, सिलेंडर वॉल के थ्रू भी बाहर चली गई। और साथ ही साथ जब पिस्टन कॉम्प्रेस होगा, ये पिस्टन जब ऊपर आएगा तो एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है, जो यहाँ से बाहर निकलेगी, उस एग्जॉस्ट गैस में भी क्या होती है, हीट होती है, और वही हीट को हम लिखते हैं QC। तो वर्क डन इज बेसिकली QH माइनस QC। ये हुआ इनलेट प्रोसेस जहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर ऐड होगा, और फिर होता है आउटलेट। तो आउटलेट से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलते हैं। यही एग्जॉस्ट गैसेस फिर हमारे साइलेंसर से होकर गुजरती है, ठीक है, और बाहर फिर वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो जो गैसेस बाहर जा रही है एटमॉस्फेयर में, दे ऑल्सो हैव हीट एनर्जी विच इज नथिंग बट QC। तो आई होप कि ये जो पर्टिकुलर मैंने डायग्राम समझाई वहां पर एक हीट इंजन का थोड़ा सा आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे और डिटेल में चलते जाएंगे। अब देखिए, हम जब कह रहे हैं कि कोई भी हीट इंजन क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वर्क कर रहा है, तो हम हीट इंजन के इफिशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। हीट इंजन के इफिशियंसी को ही थर्मल इफिशियंसी भी बोला जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी का यूज हो रहा है। सो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, इसे हम कहेंगे थर्मल इफिशियंसी। सो कैसे कैलकुलेट करना है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, तो ध्यान रखेंगे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटा से। कोई भी इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने क्या इनपुट दिया और आपको उससे क्या आउटपुट मिला है। हीट इंजन के केस में हमारा आउटपुट है वर्क डन। जो ये शाफ्ट जब घूमेगा ना, ये क्रैंक शाफ्ट, इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। चाहो तो मैं लिख देता हूं, दिस इज माय क्रैंक शाफ्ट, दिस इज अवर कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है भैया, दिस इज अवर पिस्टन एंड दिस इज माय सिलेंडर। तो जो भी प्रोसेस हो रही है सिस्टम में ये इस सिलेंडर और पिस्टन के रिलेशन में हो रही है। उसके बाद जो भी मोशन वगैरह है वो तो कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट से आ रहा है। तो हम किसकी बात कर रहे थे भैया, हम बात कर रहे थे आउटपुट की। तो आउटपुट क्या है हमारा, इस क्रैंकशाफ्ट का गोल घूमना, इस क्रैंकशाफ्ट का गोल घूमना हमारा आउटपुट है, जो एक मैकेनिकल वर्क डन है, राइट। तो हम यहाँ पर इफिशियंसी कैलकुलेट करते समय लेंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय, अब इनपुट क्या है, तो इस इंजन के लिए इनपुट है, फॉर दिस इंजन इनपुट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। सो आई कैन राइट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। और ये इफिशियंसी हम सिंगल साइकिल के लिए, मतलब वन पर्टिकुलर साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। वन साइकिल मतलब हीट का एब्जॉर्ब होना, फिर एक्सपांशन होना, हीट का रिजेक्ट होना, और फिर कॉम्प्रेशन होना। तो ये कहलाता है वन कंप्लीट साइकिल। सो इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ हीट इंजन द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज अवर थर्मल इफिशियंसी।
तो इन वन साइकिल मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, वैसे ही हीट एब्जॉर्ब इन वन साइकिल बाय द सिस्टम। चलो अब इसको लिख सकते हैं, वर्क डन इज W, हीट एब्जॉर्ब्ड इज QH, एंड व्हाट इज वर्क डन, बेसिकली इट इज QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH। तो ये हो जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। दिस इज द फॉर्मूला टू मेजर इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन। रहेगा याद। आगे चल के ना हम एक कैरनॉट इंजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कैरनॉट इंजन में यहाँ पर फॉर्मूले में एक चेंज हो जाएगा, वो ऐसे आएगा 1 माइनस QC अपॉन QH तो रहेगा ही, और दूसरा फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस TC अपॉन TH। TC क्या है, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, TH इज हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। लेकिन ये पर्टिकुलर फॉर्मूला नॉर्मल या टिपिकल हीट इंजन में नहीं लगता, वो कहाँ पे लगेगा, कैरनॉट इंजन में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस फॉर्मूले का हमें कोई यूज नहीं है, राइट। तो हमारे लिए तो भैया थर्मल इफिशिएंसी का यही एक फॉर्मूला हुआ। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, एक टिपिकल हीट इंजन का पीवी डायग्राम, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम कैसे बनता है उसे समझेंगे। सो आई एम राइटिंग पीवी डायग्राम of a typical heat engine, समझते हैं। देखो इस पीवी डायग्राम को समझने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा 3D या फिर 2D डायग्राम निकाल लेते हैं इंजन का, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पीवी डायग्राम निकालना है तो यहाँ पर मैं कर्व बनाने के लिए एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। तो दिस इज V वॉल्यूम एंड एक्स वाई एक्सिस पर है हमारा प्रेशर। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा इंजन का स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस इज अवर सिलेंडर, यहां से एयर फ्यूल मिक्सचर मतलब सिस्टम इन होगा, और जो एग्जॉस्ट गैसेस होंगी वो यहां से दूसरे वॉल्व से बाहर चली जाएगी। फिर है हमारा भैया पिस्टन की जो टॉप की पोजीशन होती है ना, मतलब पिस्टन जब रेसिप्रोकेट करेगा तो वो मैक्सिमम जिस पोजीशन तक जा सकता है टॉप में, उसे हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर। हालांकि आप बस उसको टॉप पोजीशन के फॉर्म में याद रखिए, और इस टॉप पोजीशन को मैं ए मार्क कर रहा हूं। सो ए इज द टॉप पोजीशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। वैसे ही अगर पिस्टन मान लीजिए रेसिप्रोकेट होके बॉटम में जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा वो जितने बॉटम पोजीशन तक जा सकता है उसे हम कहेंगे बॉटम डेड पोजीशन या बॉटम डेड सेंटर, आएंगे उस पे। चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इस पर्टिकुलर सिलेंडर और पिस्टन के बीच में हमारी सिस्टम जो है एयर फ्यूल मिक्सचर, उसको रख लेते हैं। आई होप कि ये जो चीज है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले अब क्या होगा, क्योंकि हम एक टिपिकल हीट इंजन में जो साइकिल चलती है उसको समझ रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, इसे हम इग्नाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्पार्क प्लग। तो हमने क्या किया, स्पार्क प्लग से स्पार्क रिलीज किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन विल टेक प्लेस। एक्सप्लोजन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है जिसमें पेट्रोल है और एयर मिक्सचर है, वो एक केमिकल है। तो केमिकल के पास होती है केमिकल एनर्जी। एज सुन एज स्पार्क रिलीज्ड, दैट केमिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि QH अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब सिस्टम में ऐड हुई है। जब एनर्जी ऐड हो रही होगी, जो हीट एनर्जी है जब वो सिस्टम में ऐड हो रही होगी, फिलहाल सिस्टम अपना वॉल्यूम नहीं चेंज कर रहा है, ऐसे हम मानेंगे। तो यहां फिलहाल चेंज इन वॉल्यूम क्या है, 0 है। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है तो ये जो हीट एडिशन वाली प्रोसेस चल रही है, हम कहेंगे दिस इज आइसोकोरिक हीट एडिशन, राइट। दिस इज आइसोकोरिक हीट एडिशन, चलेगा। अब एक बार हीट ऐड हो गई, हम जानते हैं कि भैया जब हीट ऐड हो रही होती है तो सिस्टम अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है। हो गया, सिस्टम ने अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। अब क्या होगा, नाउ देयर विल बी अ वर्क डन। बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन, दिस पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड्स। तो चलो
जब ये हीट एडिशन हुआ तो हम कहेंगे प्रोसेस हैज हैपेंड फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी ये क्या बताता है? हीट एडिशन वाली फर्स्ट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ वंस एंड व्हेन हीट इज एडेड, वर्क डन इज टेकिंग प्लेस। तो सेकंड प्रोसेस क्या चल रही है हमारी? वर्क डन, वर्क डन वाली प्रोसेस। अब ये वर्क डन कैसे होता है? तो गैस मॉलिक्यूल दे मेक पिस्टन टू गेट डिस्प्लेस। तो यहां पर बेसिकली पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। अब जब आपने देखा होगा पेट्रोल इंजन हो चाहे डीजल इंजन हो, जब फ्यूल बर्न होगा तो पिस्टन सडनली एक्सपांड हो रहा, पिस्टन जो है वो सडनली डिस्प्लेस होगा और हमारी जो सिस्टम है वो क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। तो हम ये जो एक्सपांशन है उसे कहेंगे एडियाबैटिक एक्सपांशन। सो वर्क डन इज टेकिंग प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। याद रहेगा आपको। सो वर्क डन इज हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। और जब ये एक्सपांशन होगा द पिस्टन विल मूव टुवर्ड द बॉटम मोस्ट पोजिशन, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं सी से। सो सी रिप्रेजेंट्स बॉटम मोस्ट पोजिशन। पहले हमने ए बी मार्क किया, नाउ दिस इज सी। अब पिस्टन क्या है? सी पोजीशन तक आ चुका है। जब वो सी पोजीशन पर आएगा तब तक हमारी ये जो क्रैंक है ना, ये क्रैंक या फिर ये क्रैंकशाफ्ट जो है वो यहां पर आया होगा। अब जब क्रैंक फिर से रोटेट होना स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्रैंक क्या होती है? ऐसे रोटेट होती है। तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जैसे ही पिस्टन ऐसे जो हमारा क्रैंक है जैसे ही वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आएगा, पिस्टन भी कहां आ चुका है? बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आ चुका है। और फिर यहां से उसको टॉप पोजीशन तक जाना है। इस दौरान कहां से कहां तक? बॉटम में जब पिस्टन है वहां पिस्टन से ऊपर की दिशा में पिस्टन ट्रैवल करने से पहले थोड़ी देर के लिए ही सही सिस्टम क्या करने वाला है? हीट को रिजेक्ट करेगा टू द एटमॉस्फेयर, ऐसा हम मानेंगे। सो थर्ड प्रोसेस इज हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन, बात को समझिए। पिस्टन ऊपर से नीचे आया, अब पिस्टन को ऊपर जाना है, राइट? लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको डायरेक्शन चेंज करना है और डायरेक्शन चेंज करने में कुछ तो समय लग ही रहा होगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम मानेंगे चूंकि सिस्टम अब एक्सपांड हो चुकी थी और वो अनयूटिलाइज्ड जो हीट है, वर्क डन तो हो गया, जो अनयूटिलाइज्ड हीट है वो क्या कर रही है? क्यूसी के फॉर्म में एनवायरमेंट को रिजेक्ट करते चल रही है। तो ये यहां पर मैं क्यूसी ड्रॉ कर रहा हूं। क्यूसी के फॉर्म में हीट रिजेक्ट हो गई, तो यहां मैं नीचे लिख रहा हूं हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे क्यों? क्योंकि पिस्टन जब बॉटम में होगा उतने समय के लिए ये जो ऊपर का चेंबर है इसका वॉल्यूम कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इतने कांस्टेंट वॉल्यूम के दौरान क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होने वाली है। तो हम कहेंगे दिस इज आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन। आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन विच इज माय क्यूसी। चलेगा। एंड लास्ट प्रोसेस जो है वो है अगेन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। क्या है? एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अब एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन मतलब क्या? तो ये जो क्रैंकशाफ्ट नीचे आता है, नीचे से जब वो ऊपर जाएगा तो सडनली पिस्टन को भी क्या करता है? वो ऊपर की दिशा में पुश करता है। पिस्टन जब ऊपर की दिशा में पुश हो जाएगा तो दिस विल बी अ रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस एंड वी से adiabatic compression takes place, right? So again it's adiabatic compression. Now कहां से कहां तक हुआ? तो C पोजीशन से फिर यहां पर एक मार्क कर लेते हैं अपन। हमने कहा था वर्क डन प्रोसेस कहां से कहां तक चलेगी? B से लेकर C तक। मतलब A to B हीट एडिशन हुआ, B से लेकर C तक जो प्रोसेस है B to C, इट्स अ वर्क डन प्रोसेस। फिर जब वो C तक आ जाएगा,
सी पर आने के बाद कुछ देर के लिए हीट रिजेक्शन चलेगा, उसे हम कहेंगे सीडी प्रोसेस। तो हीट रिजेक्शन इज सीडी प्रोसेस। और एक बार हीट रिजेक्ट हो गई उसके बाद चलेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसके बाद डी से लेकर फिर ए तक हमारा पिस्टन लौट कर वापस आएगा। सो डी ए क्या हो गया, डी ए इज अ एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो चलो प्लॉट करते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इज आइसोकोरिक हीट एडिशन। तो आइसोकोरिक हीट एडिशन में क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन चूंकि हीट ऐड हो रही है सो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट ऐड हो रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सो दिस इज माय प्रोसेस ए टू बी। देन सेकंड प्रोसेस क्या है, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन। सो एडियाबैटिक, इस तरीके से मैं एक्सपांशन यहां पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तो दिस इज बी टू सी, चलेगा। नाउ सी टू डी क्या हुआ है, सी टू डी के दौरान थोड़ी देर के लिए ही सही हीट हैज बीन रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग। सो ये भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट हो रही है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है सिस्टम का। जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, बेसिकली टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर आई एम राइटिंग एज टेम्परेचर इज गोइंग डाउन प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो C2D जो प्रोसेस है वो एक आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। और उसके बाद में फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है। सो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्रेशर विल इंक्रीज। और यहां पर हम इस डायग्राम को बोलेंगे पीवी डायग्राम ऑफ अ टिपिकल हीट इंजन। जनरली इस तरीके की डायग्राम जो है वो पेट्रोल इंजन के लिए होती है। और यहां पर हम और भी एक चीज दिखा सकते हैं, कौन सी, हीट एडिशन। तो कौन से प्रोसेस के दौरान हीट ऐड हुई है, A to B, दिस इज QH अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड। और C2D प्रोसेस के दौरान क्या हुई है, हीट रिमूव हुई है और बचा जो भी है वो वर्क डन। और वर्क डन कैलकुलेट करना है तो एरिया अंडर दिस क्लोज लूप अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट वर्क डन फॉर दैट पर्टिकुलर हीट इंजन। ठीक है, तो ये होता है टिपिकल हीट इंजन, उसके लिए पीवी डायग्राम। अब देखिए कोई भी जो हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी बहुत लिमिटेड होती है। हमारे जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो 30% इफिशियंसी, मैक्स टू मैक्स 40 या 45% इफिशियंसी तक ही काम करते हैं। क्योंकि इंजन में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं उनके बीच में होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। इसलिए सारे हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर एक रोल आता है कैरनॉट का। किसका, कैरनॉट। तो सैडी कैरनॉट नाम के एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, वो एक इंजीनियर भी थे। इन्होंने 1824 में एक थेरोटिकल मॉडल प्रपोज किया। किसका थेरोटिकल मॉडल, तो किसी भी हीट इंजन की जो पॉसिबल मैक्सिमम इफिशियंसी हो सकती है उससे रिलेटेड ये एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि अगर आपको हीट इंजन की इफिशियंसी बढ़ानी है और उसको मैक्सिमम इफिशियंसी तक लेके जाना है तो जो प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उनमें आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो सैडी कैरनॉट ने क्या किए, 2 तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें सुझाए हैं। सबसे पहले सैडी कैरनॉट का रोल क्या है, तो मैक्सिमम इंजन इफिशियंसी के लिए सैडी कैरनॉट का ये मॉडल है, मैक्सिमम इंजन इफिशियंसी। फिर से एक बात मैं बता दूं, ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, थियोरेटिकल मॉडल। रियल लाइफ में हम कैरनॉट इंजन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए दूसरी चीज उन्होंने क्या किया है, 2 प्रोसेसेस यहां पर कंसिडर किए हैं। एक है आइसोथर्मल और दूसरी है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल के भी 2 सब प्रोसेस होंगी, एक एक्सपांशन और दूसरा कॉम्प्रेशन। एडियाबैटिक में भी एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट लेवल पर देखोगे तो टोटल 4 प्रोसेस है, जिसमें से 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होंगे और 2 एडियाबैटिक होंगे। तो मोटा मोटी 2 ही एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस में ये पूरी साइकिल वर्क करेगी। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, सैडी कैरनॉट कहते हैं कि जो नॉर्मल हीट इंजन है
उसमें इफिशियंसी डाउन इसलिए होती है क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है भैया। हमने देखा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस जब थ्योरी में डिस्कस किया था। तो क्यों प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो पाते हैं या प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन होता है, राइट। अगर मैं फ्रिक्शन वाले प्रोसेस को ही एलिमिनेट कर दूं, या फिर आप ऐसे कहो कि अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस कंसिडर करूं तो ही हमारे हीट इंजन की इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस हम कंसिडर करेंगे, ऑल दोस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ऑल दोस प्रोसेसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। चलेगा। और एक चीज याद रखना, हर रिवर्सिबल प्रोसेस क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस होती है, हर रिवर्सिबल प्रोसेस क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर जो हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस कंसीडर करी है, ये दोनों ही कौन से प्रोसेस है? क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस है, ऐसे हम मानेंगे। नॉर्मली तो सडनली होने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन सैडी कैरनॉट बोलते हैं कि हमारे दोनों ही प्रोसेसेस, चाहे वो आइसोथर्मल हो या फिर एडियाबैटिक हो, दे हैज टू बी क्वाजीस्टैटिक, दस इट विल बी रिवर्सिबल, और अगर रिवर्सिबल है तो इफिशियंसी बढ़ाई जा सकती है। चलेगा। अब इस पर्टिकुलर इंजन कार्नोट के इंजन की अगर मैं पीवी डायग्राम और इफिशियंसी को कैलकुलेट करूं तो सबसे पहले देखते हैं पीवी डायग्राम कैसी बनेगी। तो कार्नोट के इंजन की पीवी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई एक्सिस यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम, वाई एक्सिस पर होगा प्रेशर। फिर से आते हैं हमारे स्कीमेटिक पर। किसके स्कीमेटिक पर? इंजन के स्कीमेटिक पर। तो यहां पर मैंने सिलेंडर हेड और पिस्टन जो है उसको यहां पर दिखाया है। सो दिस इज माय पिस्टन। इनिशियली वो टॉप पोजीशन पे है, जब वो टॉप पोजीशन पे है तो उसको मैं मार्क कर रहा हूं ए पोजीशन। ठीक है, चलो। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक हमारी सिस्टम है। अब कार्नोट बोलते हैं कि इस सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना सोर्स का टेम्परेचर होता है। जो हॉट सोर्स है, हॉट सोर्स का टेम्परेचर और हमारे सिस्टम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये होगा TH। TH इज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एज वेल एज इट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट सोर्स। तो अब हम लोग ये तो जानते हैं भैया कि अगर सिस्टम और सोर्स दोनों ही सेम टेम्परेचर पे होंगे तो सोर्स से क्या हीट फ्लो होगी सिस्टम की ओर? नहीं होगी, बिकॉज हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट दैट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। अब बाहर अगर मैं सोर्स मेंशन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, बाहर अगर मैं सोर्स मेंशन कर रहा हूं और मैं बोलता हूं कि इसमें क्या ऐड होने वाली है? हीट ऐड होने वाली है। तो इस हीट को आपको फोर्सफुली ऐड करना पड़ता है। बात ध्यान में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? फोर्सफुली हीट ऐड करेंगे। कहां पर? सिस्टम में। जब सिस्टम में हीट ऐड हो जाएगी, ये हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस इमेजिन करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब हीट एडिशन एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब हम जानते हैं भैया आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है। मान लेते हैं ये है हमारा सिलेंडर पिस्टन असेंबली एंड दिस इज सिस्टम। सिस्टम का टेम्परेचर है TH, सोर्स का, आउटर सोर्स का टेम्परेचर है TH। फिर भी मैं क्या ऐड कर रहा हूं? हीट ऐड कर रहा हूं। हीट जब ऐड होगी, चूंकि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स व्हाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो जो भी हीट ऐड की जाएगी सारी की सारी किसके लिए हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वर्क डन करने के लिए। तो जैसे ही सिस्टम में हीट दी जाएगी, QH अमाउंट ऑफ हीट, ऑल ऑफ द हीट विल बी यूज्ड टू परफॉर्म वर्क। और वर्क कैसे होगा? तो पिस्टन को मूव किया जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड व्हेन दिस पिस्टन विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। क्या होगा? ये एक आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, तो ए पोजीशन से पिस्टन बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हीट इट विल मूव डाउनवर्ड्स। तो मान लीजिए वो कहां तक आया? ऐसे वो एक पिस्टन मूव होते 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 होते, सिस्टम एक्सपांड होते होते हमारी एक बी पोजीशन रीच हो गई है। चलेगा। अब यहां पे है फिलहाल हमारा पिस्टन। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है, तो कैरनॉट बोलते हैं कि इसके बाद पिस्टन और नीचे जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम और एक्सपांड होगा, लेकिन दैट एक्सपांशन विल बी एडियाबैटिक एक्सपांशन। तो सेकंडली यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले तो हो गया आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस, कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। अब हम सेकंडली बात करने वाले हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन के बारे में। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन, अब यहां पर हीट ऐड नहीं हो रही है बाहर से, लेकिन पिस्टन जो है, आपका जो पिस्टन होगा, दैट पिस्टन विल मूव फर्दर डाउनवर्ड अप टू पोजीशन सी। सो लेट्स से जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है वो हमारी सी पोजीशन होगी। तो यहां तक पिस्टन आ चुका है, हम लिखेंगे B2C एडियाबैटिक एक्सपांशन हैज टेकन प्लेस। अब क्या होगा, क्रैंक जो नीचे थी अब वो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। जब क्रैंक यहां C से लेकर वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, अब फिर से होगा आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, मतलब पिस्टन का मूवमेंट फ्रॉम C पोजीशन टू लेट से D पोजीशन। यहां पर मैं एक D पोजीशन मार्क कर देता हूं, यहां पर D पोजीशन, तो पहले जहां B था वही नियर अबाउट हम D को भी मार्क कर रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो द पिस्टन हैज मूव्ड फ्रॉम डाउनवर्ड पोजीशन टू अपवर्ड पोजीशन, और C टू D के दौरान, C से लेकर D के दौरान जो कॉम्प्रेशन हो रहा है वो एक आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। सो थर्डली आई एम राइटिंग हियर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन कहां से कहां तक, C से लेकर D तक, C से लेकर D तक। अब D पोजीशन पर जब आपका ये पिस्टन आ जाएगा नीचे से, उसके बाद में इट इज अगेन फर्दर मूविंग अप, बट नाउ दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रेशन विल बी एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो लास्ट प्रोसेस क्या होगी हमारी, फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। फोर्थ इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, और ये होगी अगेन D टू A। दिस विल बी फ्रॉम D टू A, चलेगा। अब देखिए, when the piston will move from D to A, the process is adiabatic, एंड अगेन आपको याद रखना है सारे के सारे प्रोसेस क्वाजिस्टैटिक होंगे, इसलिए वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है व्हाइल दिस इंजन इज स्टडिंग। अब कार्नोट के हिसाब से ये जो प्रोसेस है, अगर वो क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस है इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इन रियल लाइफ क्या हम इस तरीके का इंजन बिल्ड करेंगे? क्योंकि क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस में तो पिस्टन को मूव होने में ही कई साल लग जाएंगे, और हमारे पास इतना पेशेंस है क्या? हमें तो एक सेकंड में मल्टीपल रिवॉल्यूशंस चाहिए होते हैं क्रैंकशाफ्ट के। तो इस पिस्टन का रेसिप्रोकेट होना मल्टीपल टाइम्स इसेंशियल है विद इन 1 सेकंड, एंड इफ द प्रोसेसेस आर क्वाजिस्टैटिक इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन रियल लाइफ कार्नोट इंजन को हम नहीं बनाते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट है कि इंजन की एफिशिएंसी को मैक्सिमम रखने के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस का होना, और रिवर्सिबल प्रोसेस में भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को कंसीडर करना, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? कार्नोट ने दिया था। अब ध्यान देखना, आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, तो TH टेम्परेचर के साथ सिस्टम एक्सपांड होता गया अप टू लेट से B पोजीशन। अब B टू C क्या हुआ? सिस्टम फिर से एक्सपांड हुआ। हम जानते हैं जब सिस्टम एडियाबैटिक एक्सपांशन परफॉर्म करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या कम होते जाएगा? प्रेशर भी कम होते जाएगा और टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। तो TH टेम्परेचर से TC टेम्परेचर तक हमारा सिस्टम आता है। TH से TC किसका टेम्परेचर है? जो गैस ने हीट लूज कर ली वो वाला टेम्परेचर है, या आप कह सकते हैं कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है। हो गया वो TC तक। फिर जब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन चल रहा होगा तब टेम्परेचर TC ही रहेगा, क्योंकि अगेन प्रोसेस इज आइसोथर्मल। लास्ट में हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन की। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। हम जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर TC से टेम्परेचर बढ़कर कहाँ आएगा? TH तक आएगा, और इस तरीके से हमारी जो इनिशियल टेम्परेचर है उतने ही टेम्परेचर तक हम लौट कर आ गए, और एक हमारी कंप्लीट साइकिल होगी। चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं PV डायग्राम पे। कैसे प्लॉट करेंगे?
So first process is isothermal expansion where heat is being added. So यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोसेस आइसोथर्मल. तो ये हो गई भैया हमारी, दिस इज माय आइसोथर्मल प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी. बी टू सी क्या है? बी टू सी इज एडियाबेटिक. सो थोड़ा सा स्टीपर कर्व ड्रॉ कर लेना है ऐसे. दिस इज बी टू सी. दिस इज माय एडियाबेटिक एक्सपेंशन. हो गया आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सी टू डी क्या चल रहा है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन. आइसोथर्मल में लेस स्टीपर कर्व होना चाहिए ऐसे. ठीक है, तो लाइक दिस सी टू डी. और फिर डी टू ए फिर से चल रहा है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन. तो डी टू ए एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन. यहाँ पे जो हीट एडिशन चल रही है, कब चल रही है? हीट एडिशन इज टेकन प्लेस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन. तो QH अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एडेड और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के दौरान सम अमाउंट ऑफ हीट QC विल बी रिजेक्टेड. याद रहेगा आपको. अगर ए स्टेट की बात करूं तो यहाँ के प्रेशर को मैं P1 V1 लिख रहा हूं, बी को लिख रहा हूं P2 V2, सी को लिखेंगे P3 V3 और डी को लिखेंगे भैया P4 V4. ये है उनके अपने अपने स्टेट वेरिएबल्स. दूसरी और एक चीज याद रखिए, पीवी डायग्राम में ये जो ए बी कर्व है, यहां पर मैं लिख रहा हूं यस, ये जो पर्टिकुलरली ए बी कर्व है ये एक आइसोथर्म रिप्रेजेंट करेगा. और ये जो आइसोथर्म है इसका टेम्परेचर होगा TH. और जो CD कर्व है वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस होने के कारण एक आइसोथर्म के फॉर्म में हम दिखा सकते हैं जिसका टेम्परेचर है TC. तो ध्यान से देखिए, A2B आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर रहा TH. फिर जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम TH टू TC. देन अगेन आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन टेकन प्लेस, temperature remains the same, and when adiabatic compression took place temperature increased from TC to TH. and this is a particular PV diagram. अब कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को आपको अगर निकालना होगा तो उसके थर्मल इफिशियंसी को कैसे निकालते हैं? तो कार्नोट इंजन की थर्मल इफिशियंसी इज अगेन वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब. तो वर्क डन होता है QH माइनस QC अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज QH. और ये सारे एक सिंगल साइकिल के लिए हम लिख रहे हैं. सो दिस इज 1 माइनस QC अपॉन QH. सो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस QC अपॉन QH. और अब आगे आप समझोगे, ये जो कार्नोट इंजन है इसमें हमने जो दोनों प्रोसेस यूज की है, कौन सी? आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. सो आगे मैं लिख रहा हूं efficiency is equal to QH माइनस QC अपॉन QH. ये निकल कर आया था 1 माइनस QC अपॉन QH. अब आगे आपको क्या लिखना है? फॉर कार्नोट इंजन ड्यू टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक and isothermal processes, reversible adiabatic and isothermal processes. बस यहीं पे आपको ये चीज याद रखनी होगी, QC अपॉन QH का जो रेशो होगा इट विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ TC अपॉन TH. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. QC अपॉन QH का रेशो इट विल बी इक्वल टू TC अपॉन TH का रेशो. एंड हेंस जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है दैट विल बी 1 माइनस TC अपॉन TH. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कार्नोट इफिशियंसी. ठीक है, अब ये डिराइव कैसे करते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो मैं उस पार्ट को यहाँ पर स्किप कर सकता हूँ. आगे अब हम क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है इन बोथ द केसेस, सॉल्व एज वेल एज इन एक्सरसाइज. उसको सॉल्व करेंगे और एट द एंड हम क्या करेंगे, एक CET का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ सो हियर एक्सरसाइज का 6 नंबर का क्वेश्चन है. इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज 75%.
इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर इज 727 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो सबसे पहले तो भैया कार्नोट साइकिल है जिसकी इफिशियंसी देकर रखी है 75%, मतलब ये हो गया 0.75। क्योंकि देखिए फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ, यस, अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इफिशियंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस सम रेशो, और 1 माइनस कुछ भी आप करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। इसलिए जब आप इफिशियंसी प्लॉट कर रहे हो या इसको वैल्यू को पुट कर रहे हो तो 0.75 की वैल्यू हमने ली है। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.75। देन आगे क्या बोला है, और इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर, मतलब TH देखे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस। थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी टेम्परेचर होंगे उसे हमें केल्विन स्केल पर लेकर आना है। तो ये हो जाएगा 727 प्लस 273 दैट इज 1000 केल्विन। और पूछा क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, TC पूछा है। चलो फट से फॉर्मूला यूज करते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। कार्नोट में ही ये फॉर्मूला यूज होगा, अदर हीट इंजिन्स में नहीं होता है, इसको याद रखना है आपको। और हर बार कार्नोट साइकिल दी जाएगी ऐसा भी नहीं है, दूसरा भी वर्ड कार्नोट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल साइकिल बोल देंगे, तो ये पता होना चाहिए कि अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो वो कार्नोट इंजिन की बात कर रहे हैं। एनीवे चलो, सो 0.75 इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH इज 1000। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो TC अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, TC अपॉन 1 माइनस 0.75, तो TC इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.25 दैट इज 250 केल्विन। सो हमारा जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर मिला है 250 केल्विन। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो कैसे करेंगे, TC इज इक्वल टू 250 माइनस 273 दैट इज माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। चलेगा। एक और चीज आप याद रखिए, जो हमारा हॉट रिजर्वायर होता है, ये जो हमारा हॉट रिजर्वायर है इसको और एक वर्ड यूज करते हैं सोर्स, और जो कोल्ड रिजर्वायर है इसके लिए वर्ड यूज होता है सिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। कार्नोट इंजन बोल के ही रखा है, अ कार्नोट इंजन रिसीव्स 2 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट 500 केल्विन। तो कितनी हीट रिजर्व कर रहे हैं यहां पर लिख लेते हैं। गिवन डेटा में QH इज गिवन एज 2 किलो जूल दैट इज 2000 जूल। टेम्परेचर ऑफ सोर्स देकर रखा है, कितना दिया है भैया, 500 केल्विन। डज सम वर्क एंड रिजेक्ट सम हीट टू द रिजर्वायर एट 350 केल्विन। सम हीट वो रिजेक्ट कर रहा है, तो QC अमाउंट ऑफ हीट उसने रिजेक्ट की होगी, और जो कोल्ड रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर देकर रखा है, कितना देकर रखा है, 350 केल्विन। चलो क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है, हाउ मच वर्क डज इट डू, तो हमारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हमें फाइंड करना है। देन हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, मतलब QC भी हमें फाइंड करना है, एंड व्हाट इज इट्स इफिशियंसी, तो ईटा भी कैलकुलेट करना है। चलो अब देखते हैं फट से पहले क्या कैलकुलेट होगा। तो कार्नोट इंजन में रिलेशन याद रखना, QC अपॉन QH इज इक्वल टू TC अपॉन TH, ये हमारे पास रिलेशन है। अब देकर क्या क्या रखा है, हमारे पास TC देकर रखा है, TH भी देकर रखा है, QH भी देकर रखा है, तो QC इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और QC अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड ये पार्ट हमें मिल जाएगा। सो आई एम सॉल्विंग इट हियर। तो QC इज इक्वल टू QH इंटू TC बाय TH चलेगा। सो QH इज 2000 इंटू TC इज हाउ मच, 350 डिवाइडेड बाय 500 चलेगा। So 500 this is 4 right, so 400 then 2002 ये हो गया 1400 जूल। तो कितने अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है, 1400 जूल अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हुआ है। एक्चुअली ये बी पार्ट है हमारा। अब ए पार्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें वर्क डन फाइंड करने के लिए बोला है, और भैया जानते हैं वर्क डन इज व्हाट, QH माइनस QC। तो QH है 2000
माइनस 1400, तो ये हो जाएगा 600, राइट। तो 600 जूल का क्या हुआ, वर्क डन हुआ। अब हमें फाइंड करनी है इफिशियंसी, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला है N इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन QH। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं मैं। सो ईटा इज इक्वल टू कितना वर्क डन हुआ है 600 जूल, कितना सप्लाई किया है 2000, सो ये कैंसिल हो गया। वी हैव 3 here is 10, so 3 by 10 that is 0.3 which is actually 30%। तो हमारी इफिशियंसी कितनी निकल कर आई है 30%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A reversible engine converts 1/6 of the heat input into work। एक रिवर्सिबल इंजन है जो 1/6 of the heat को वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर अगर मैं बेसिक सा डेटा लिखूं, सो वर्क डन इज वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एडेड टू द सिस्टम डिवाइड बाय 6, ठीक है। नाउ व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 64 केल्विन, अगर मैं सिस्टम का टेम्परेचर 64 केल्विन से रिड्यूस कर देता हूं, सॉरी सिंक बोला है, तो सिंक का टेम्परेचर अगर 64 से रिड्यूस हो जाएगा, देन द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज डबल्ड, तब इंजन की इफिशियंसी डबल हो जाती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक इज रिस्पेक्टिवली, तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स मतलब हमें TH एंड TC कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। सबसे पहला जो गिवन डेटा है दैट W इज नथिंग बट QH अपॉन 6, इट मीन्स जो इफिशियंसी होगी वो भी 1/6 होगी। कैसे, क्योंकि जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है वो होता है वर्क डन अपॉन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। सो वर्क डन इज QH डिवाइड बाय 6 इंटू QH, QH कैंसल, तो ईटा हो गया भैया 1.6। ईटा का ही फॉर्मूला होता है अच्छा ये जो है ये एक रिवर्सिबल इंजन है, राइट। अब रिवर्सिबल इंजन है तो इसका मतलब कार्नोट वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस TC अपॉन TH, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रिलेशन 1 माइनस TC अपॉन TH, और इफिशियंसी की वैल्यू भी हमारे पास है जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं क्वेश्चन के। इन्होंने बोला है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 64, पहले टेम्परेचर कितना है सिंक का TC, अगर मैं नया टेम्परेचर ले लूं सिंक का TC डैश करता हूं तो ये TC से कितना कम है 64 केल्विन से कम है, ऐसा उन्होंने बोला है। जब ये स्थिति होती है तो आपकी जो नई वाली इफिशियंसी है अगर मैं उसको n डैश लिख रहा हूं सो इट बिकम्स डबल, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ n हो जाता है। तो n डैश का फॉर्मूला होगा 1 माइनस TC डैश अपॉन TH। तो n डैश को अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो TH माइनस TC डैश, TH माइनस TC डैश अपॉन TH, दिस इज n डैश का फॉर्मूला, चलेगा। तो एक काम कर लेते हैं, ईटा या फिर n अगर मैं कह रहा हूं तो इट इज TH माइनस TC अपॉन TH, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, ऊपर को हटा देते हैं। दिस इज माई इक्वेशन 1, ओके, एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसका यूज करके सिंक और सोर्स का टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो, ईटा इज इक्वल टू, मैं फिर से लिख रहा हूं मेरे रेफरेंस के लिए, TH माइनस TC अपॉन TH, एंड ईटा डैश इज इक्वल टू TH माइनस TC। अब TC डैश क्या है, इट इज TC माइनस 64 डिवाइडेड बाय अगेन TH। अब क्या करेंगे, ईटा डैश को हम डिवाइड कर लेते हैं ईटा से, दिस वुड बी इक्वल टू TH माइनस TC प्लस 64 डिवाइडेड बाय TH इनटू ईटा को अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा TH अपॉन TH माइनस TC, चलेगा। नाउ ईटा डैश इज 2 टाइम्स ऑफ ईटा डिवाइडेड बाय ईटा इज इक्वल टू TH तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है TH माइनस TC प्लस 64 डिवाइडेड बाय TH माइनस TC। ईटा ईटा कैंसिल हो गया। अब इस TH माइनस TC को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ TH माइनस 2 टाइम्स ऑफ TC इज इक्वल टू
TH माइनस TC प्लस 64। चलो भैया इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा मेरे पास फाइनली TH माइनस TC इज इक्वल टू 64। चलो क्या मिला है, TH माइनस TC 64। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या था भैया, इट वॉज ईटा इज इक्वल टू TH माइनस TC अपॉन TH था। ईटा की वैल्यू क्या है, 1/6 है, TH से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हियर इक्वल टू TH माइनस TC। अब TH माइनस TC तो होता है 64, तो TH अपॉन 6 इज 64। तो यहां से पता चला भैया TH क्या है, 6 टाइम्स ऑफ 64। तो 6 इंटू 4 इज 24, हियर इट इज 4, वी हैव 2, 6 6 is 36 प्लस 2 38, तो 384 केल्विन। दिस इज माई TH। TC क्या हो जाएगा फिर, TC इज इक्वल टू, ये रिलेशन है ना हमारे पास, यहाँ पर मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, एज TH माइनस TC इज इक्वल टू 64, देयरफॉर TC इज इक्वल टू TH माइनस 64 हो जाएगा। सो 384 माइनस 64 दैट इज 320 केल्विन। तो TC की वैल्यू आ गई 320 केल्विन। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 384 इज TH एंड 320, यस। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर TC नहीं भी कैलकुलेट किया तो भी चलता, क्योंकि TH की एक ही वैल्यू दी है विच इज 384। कभी कभी ऑप्शन में 2 बार रिपीट होते हैं तो इसलिए फिर TC निकालना जरूरी है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैरनॉट इंजन से जुड़ा और एक क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ सोर्स ऑफ अ कैरनॉट हीट इंजन is increased by 25%, its efficiency increases by 80%, the new efficiency of the engine is। तो सबसे पहले मान लीजिए गिवन डेटा क्या है हमारे पास, इनिशियल अगर सोर्स का टेम्परेचर है TH, राइट, तो इफिशियंसी कितनी दी है उन्होंने, मान लीजिए ईटा। अब इसी अगर ईटा को लिखना है मुझे तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC अपॉन TH। The same can also be written as eta is equal to TH minus TC upon TH। ये है मेरा इक्वेशन 1। अब क्या बोला है इन्होंने, जो न्यू टेम्परेचर है सोर्स का, अगर मैं उसको TH डैश लिखूं, सो दिस वुड बी इंक्रीज्ड बाय, इसको इंक्रीज किया है 25% से, तो ये हो गया 1.25 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। और इस केस में जो न्यू इफिशियंसी है ईटा डैश, वो क्या हो चुकी है, इट इज इंक्रीजेस बाय 80%, तो 80% से बढ़ जाएगी, मतलब दैट वुड बी 1.8 टाइम्स ऑफ ईटा। तो अगर मैं ईटा डैश का नया फॉर्मूला बना दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस TC अपॉन TH डैश। पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, दैट ईटा डैश वुड बी इक्वल टू TH डैश माइनस TC अपॉन TH डैश। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये हो जाएगा ईटा डैश अपॉन ईटा इज इक्वल टू TH डैश माइनस TC अपॉन TH डैश मल्टीप्लाइड बाय TH अपॉन TH माइनस TC, राइट। अब ईटा डैश इज 1.8 टाइम्स ऑफ ईटा है, रखो, डिवाइडेड बाय ईटा वुड बी इक्वल टू TH डैश इज 1.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस TC डिवाइडेड बाय 1.25 टाइम्स ऑफ TH इनटू TH अपॉन TH माइनस TC। चाहो तो हम इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। ये TH कैंसिल हो गया, ईटा भी कैंसिल हो गया, तो हम क्या करेंगे 1.25 को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। सो 1.8 इंटू 1.25 वो आएगा 2.25। फिर ये जो हमारा TH माइनस TC वाला ब्रैकेट है उसको भी मैं लेफ्ट में लेकर जा रहा हूँ, सो दिस वुड बी TH माइनस TC, and what we are left with at the right hand side is 1.25
0.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस TC। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस 2.25 टाइम्स ऑफ TC इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस TC। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, 2.25 ऑफ TH से यहाँ पर 1.25 ऑफ TH को मैं अगर लेफ्ट में लेकर आ जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और 2.25 टाइम्स ऑफ ये जो TC है उससे ये अगर माइनस वाला TC मैं लेफ्ट में लेकर आ जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस 1.25 टाइम्स ऑफ TH माइनस 2.25 टाइम्स ऑफ TC प्लस TC इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ओनली TH, 2.25 माइनस 1.25 इज TH माइनस दिस वुड बी 2.25 ऑफ TC प्लस TC, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1.25 टाइम्स ऑफ TC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भैया TH इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ TC। ये है हमारे पास रिलेशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड ईटा डैश। सो ईटा डैश इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ ईटा। चलो रखो ईटा की वैल्यू 1.8। ईटा इज TH माइनस क्या था, TH माइनस TC अपॉन फिर से बचता है TS, तो फटाफट TH की वैल्यू पुट करेंगे 1.8 इंटू ये था 1.25 टाइम्स ऑफ TC। TC को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.25 टाइम्स ऑफ TC, ऊपर भी TC है, TC कैंसिल हो गया। 1.25 टाइम्स 1.25 माइनस 1 इज 0.25, तो क्या बचा है हमारे पास 1.8 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 0.25 कैन बी रिटर्न एज 1/4। चलेगा ना। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 180 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 1/4। चलो इसको क्या कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। सो 5 3 ज़ा 18, देन वी हैव 3 0, तो ये हो गया 36 एंड इट इज 25 टाइम 25 इंटू 5 इज 125, सो ये हो गया 125। देन 4 1 ज़ा 4 एंड दिस इज हाउ मच 9 टाइम्स, तो ये कितना परसेंट आ गया 9/25। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 0, देन वी हैव 90, 25 3 ज़ा 75 एंड फिर कितना बचता है 15, तो दैट वुड बी 150, सो 25 6 ज़ा 150। तो जो ईटा डैश है, ईटा डैश इज 0.36, दैट मीन्स 36%। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट इट इज सिमिलर टू दैट वी हैव सीन अर्लियर एज वेल। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, बेसिकली जो हीट इंजिन्स थे उनको समझ लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो रेफ्रिजरेशन है और रेफ्रिजरेटर, हीट पंप है, एयर कंडीशनिंग है, उस पार्ट को समझेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।